नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान एक कार और कांवड़िये के समूह की टक्कर के बाद जमकर हंगामा हो गया। आरोप है कि टक्कर में एक कांवड़ खंडित होने के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने कार पर लाठी डंडों और हाथों से हमला कर उसमें तोड़फोड़ कर दी। घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, दोनों पक्षों को शांत कराया और हालत पर काबू पाया। घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर हाईवे पर कांवड़ियों की टोली को एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 श्रद्धालु घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली के उत्तम नगर से आए 9 कांवड़िये हर की पेड़ी से गंगा जल लेकर वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को पहले अस्पताल पहुंचाया गया और उपचार के बाद उन्होंने दोबारा अपनी कांवड़ यात्रा शुरू कर दी। पुलिस फरार वाहन चालक की तलाश के साथ हादसे की जाँच कर रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बीच गांदरबल जिले के साफापोरा इलाके में बादल फटने से अचानक फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए। पानी का तेज बहाव रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंचने से कई घरों में पानी घुस गया और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों में हालात पर नजर बनाए हुए हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। राहत एवं बचाव कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं और लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है और पूर्वी तथा पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश तेज होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या समेत पूर्वी यूपी और मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा सहित पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश संभावना जताई गई है। लोगों को बिजली चमकने और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। गुजरात के जूनागढ़ में एक शेर के लोहे के गेट में फंसने के बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि करीब 1 से 2 साल का नर शेर इलाके में घूमते हुए पुरानी मील के लोहे गेट को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी वह गेट में फंस गया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक शेर को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद शेर की स्थिति की जाँच भी की गयी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा एक पिता के सपनों को चूर कर देता है और परिवार को रिश्तों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्याओं में युवा शामिल हुए और हजारों स्थानों पर इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से नशा मुक्ति समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की अपील की है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ एक FIR दर्ज कराने की मांग की है। बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया है कि संसद में किया गया प्रदर्शन केवल विरोध या असहमति नहीं था, बल्कि इससे सनातन संस्कृति और हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना है। इसी मामले को लेकर भाजपा नेताओं को प्रतिनिधि मंडल शिकायत दर्ज कराने पहुँचा। अब संबंधित अधिकारियों की ओर से शिकायत और लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के झोंका गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली लगने से संदिग्ध मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी के साथ 3 साल की मासूम श्रद्धा और करीब 1 साल का बेटा जयदीप भी शामिल है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटना स्थल से 3 अवैध कट्टे भी बरामद हुए। पुलिस अब जाँच कर रही है कि यह सामूहिक हत्या का मामला है या किसी आपसी विवाद का खौफनाक अंजाम। प्रयागराज में एक लड़की को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने ही अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या के बाद पहचान मिटाने के लिए शव को जला दिया गया और मामले को अपहरण का रूप देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में वारदात से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। शाहजहां जिले के तिलहर थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर गांव में 9 वर्षीय बच्ची से जुड़ा बेहद गंभीर मामला सामने आया है। प्राइमरी स्कूल के पास बच्चों के बीच हुई एक घटना के बाद बच्ची के माता पिता ने 5 नाबालिगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने सभी नाबालिग आरोपियों को उनके परिजनों के साथ थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला बच्चों से जुड़ा होने के कारण पुलिस बेहद सावधानी से जाँच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार इको कार सड़क किनारे खड़ी लकड़ी से लदी ट्रैक्टर टाली में पीछे जा घुसी। भीषण टक्कर में कार सवार 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है और हादसे से वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। बुलंदशहर के साठा क्षेत्र में 11 वर्षीय छात्रा चारू से जुड़े मामले को लेकर परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्रा के पिता का कहना है कि मूसलाधार बारिश के दौरान शिक्षकों ने बच्ची को लेकर घर भेज दिया, जिसके बाद वह हादसे का शिकार हो गई। परिवार ने शिक्षा विभाग और पुलिस से शिकायत करते हुए स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि भविष्य में किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। देवरिया के नौकनी गांव में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर हुए विवाद और पथराव के मामले में प्रशासन बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही के आरोप में एक दरोगा से सिपाही, लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी समेत 5 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इलाके के साथ ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के साथ ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 से अधिक जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और भारी बारिश की आशंका है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। बारिश से उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि जलभराव जैसी समस्याओं को देखते हुए प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजभर ने केंद्रीय नेताओं के साथ अहम बैठक कर 2027 के विधानसभा चुनाव और कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। इस मुलाकात के बाद संगठन और सीटों के संभावित तालमेल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सहयोगी दलों की भूमिका और भविष्य की रणनीति पर भी बातचीत हुई है। सावन की कांवड़ यात्रा को देखते हुए एटा जिले में प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को बड़ा बदलाव किया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संभावित जाम से बचने के लिए रूट डायवर्जन लागू करते हुए भारी वाहनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। वहीं स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा तक के सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने कांवड़ मार्गों पर पुलिस और संबंधित विभागों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 अगस्त कर दी है। इससे उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका मिला है जो तकनीकी या किसी अन्य कारण से अभी तक आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। आयोग ने अभ्यर्थियों से अंतिम समय का इंतजाम न करते हुए जल्द अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR प्रक्रिया पूरी कर आवेदन जमा करने की अपील की है। आवेदन करते समय सभी जानकारियों और जरूरी दस्तावेजों की सावधानी से जाँच करने की सलाह भी दी गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शुरू हुई एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत मेरठ में 6 महीने के मासूम की मौत के साथ हुआ। इंस्टाग्राम पर हुए प्यार के बाद एक महिला अपने 6 महीने के बेटे को लेकर अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद बच्चे का शव मेरठ के एक नाले से बरामद हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला के प्रेमी पर मासूम को नाले में फेंककर मारने का आरोप है। पीड़िता पिता ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की गहराई से जाँच की जा रही है। मेरठ में पुलिस ने फर्जी पुलिस चौकी बनाकर लोगों से वसूली करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि गिरोह के सदस्य खुद को सीओ और थाना प्रभारी बताकर व्यापारियों और राहगीरों को डराते धमकाते थे और उनसे पैसे वसूलते थे। लोगों को पैसा दिलाने के लिए आरोपी पुलिस जैसी वर्दी और रौब का इस्तेमाल करते थे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवर अभियंता और उसके साथ काम करने वाले सुपरवाइजर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि निर्माण कार्य का नक्शा पास कराने के एवज में 7.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद सत्कर्ता अधिष्ठान की टीम से जाल बिछाया और दोनों को रिश्वत लेते पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद LDA में हड़कंप मचा हुआ है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम और कट ऑफ जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में सफल कुल 76,184 अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को अब दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम और वर्गवार कट ऑफ देख सकते हैं। नतीजे जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों ने भर्ती के अगले चरण की तैयारी तेज कर दी है।
उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश में गंगा के जलस्तर पर दिखाई देने लगा है। बिजनौर बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद बुलंदशहर के अनूप शहर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई प्रमुख घाट और निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। जलस्तर में लगातार हो रहे बदलाव पर प्रशासन की टीमें नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आजाद समाज पार्टी ने 45 विधानसभा सीटों के प्रभारियों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और सिख समाज से जुड़े नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी का उद्देश्य विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और सामाजिक समीकरण को व्यापक बनाना है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन का विस्तार करने की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के वाहन स्वामियों के लिए परिवहन विभाग ने स्मार्ट आरसी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत पुराने कागजी रजिस्ट्रेशन की जगह QR कोड और माइक्रोचिप से लैस आधुनिक आरसी कार्ड जारी किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस और संबंधित अधिकारी कार्ड को स्कैन करके वाहन और मालिक से जुड़ी जरूरी जानकारी तुरंत देख सकेंगे। नई तकनीक से वाहन संबंधित फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही वाहन मालिकों के लिए दस्तावेज सुरक्षित रखना भी आसान होगा। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब राजस्व और भूमि से जुड़ी छोटी समस्याओं के लिए बार बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय लेखपाल संबंधित ग्राम पंचायत सचिवालय में नियमित रूप से बैठकर ग्रामीणों की समस्या सुनेंगे और उनके समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। इससे जमीन, राजस्व और सरकारी योजनाओं से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा। सरकार की इस व्यवस्था से ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों बचने की उम्मीद है। देश में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई की समय सीमा तक देश भर में 5 करोड़ 90 लाख से अधिक करदाताओं ने अपना आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल किया है। डिजिटल प्रक्रिया और ऑनलाइन सुविधाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने समय रहते अपना रिटर्न जमा किया है। आयकर विभाग लगातार करदाताओं को सही जानकारी के साथ समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए जागरूक कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक अहम खबर में जुलाई महीने के दौरान GST संग्रह 1.11 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया है। जारी आंकड़ों के अनुसार कारोबारी गतिविधियों और कर अनुपालन में सुधार के चलते राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। GST से होने वाली आय में बढ़ोतरी को आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेहतर कर संग्रह में सरकारी राजस्व को मजबूती मिलने के साथ विकास से जुड़ी योजनाओं और कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में घरेलू विवाद के दौरान एक बेरोजगार पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंककर उसकी जान लेने की कोशिश की। हमले में महिला का चेहरा, कंधे, हाथ और पैर गंभीर रूप से सुलझ गए हैं और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पति के बेरोजगार होने के कारण घर में अक्सर विवाद होता था और वह कुछ दिन पहले घर छोड़कर चला गया था। घटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ पूरे मामले की जाँच कर रही है। आगरा में एक कोचिंग संचालक के छात्रा को होटल ले जाने के बाद जमकर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि होटल के कमरे में छात्रा ने शोर मचाते हुए अपने भाई को फोन कर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग होटल के बाहर जमा हो गए। आक्रोशित भीड़ ने कोचिंग संचालक को बाहर निकालकर उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। पुलिस अब छात्रा और संबंधित लोगों के बयान के आधार पर मामले के आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खिलाड़ी का शव कांदला क्षेत्र के नाला गांव के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि खेल छोड़ने के बाद वह खेतों में फसलों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने आजीविका चला गया था। बताया जा रहा है कि खेल छोड़ने के बाद वह खेतों में फसलों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके आजीविका चला रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के कारणों का पता लगाने के साथ आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। शाहजहांपुर के कांट क्षेत्र में रात करीब 10 बजे गौतम मौर्य नाम के युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। वारदात के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है।
कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि बेटी के जन्म के बाद से उसका पति उसे लगातार प्रताड़ित करता था और मारपीट के बाद जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद पति के फरार होने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। पीलीभीत के माधो टांडा क्षेत्र के लोहरपुरी गांव में एक ग्रामीण का शव उसके ही बिस्तर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। इस मामले में मृतक की पत्नी पर ही उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हत्या के पीछे की वजह, घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने के लिए मामले की गहराई से जाँच कर रही है। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के लालपुर हैदराबाद गांव में प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में एक युवक और विवाहिता ने अलग अलग पेड़ों से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका सरोजनी अपने पति खुशीराम की तीसरी पत्नी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस प्रेम प्रसंग और पारिवारिक परिस्थितियों समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आत्महत्या के कारणों की जाँच कर रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में माधव की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। उसकी 5 वर्षीय छोटी बहन साक्षी हर आने जाने वाले अपने भाई के वापस आने के बारे में पूछ रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके बाद पुलिस ने हाड़ हड्डी समेत शरीर के अन्य जरूरी अवशेषों को विस्तृत फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुंभा एक्सप्रेस से दर्जनों दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति के कछुए बरामद किए हैं। ट्रेन की बोगी में चेकिंग के दौरान इन कछुओं को अवैध रूप से ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके से ही आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तथा कछुओं को कहां ले जाया जा रहा है, इसकी जाँच की जा रही है। आगरा में सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों के निर्माण में तकनीकी खामियां और घटिया सामग्री मिलने के बाद नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। मारुति स्टेज रोड के निरीक्षक में निम्न गुणवत्ता की ईंटें, पाइपलाइन के जोड़ों में खराबी और सुरक्षा मानकों में लापरवाही सामने आई है। मौके पर जरूरी टेस्टिंग लैब भी नहीं मिला। इन खामियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ठेकेदार और कार्यदायी संस्था पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और घटिया सामग्री हटाकर निर्धारित मानकों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराकर खुद को बेगुनाह बताने वाले एक सातिर पति का काला सच पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। महज 48 घंटे की गहन पड़ताल में पुलिस ने सड़क हादसे का रूप दिए गए इस मामले का खुलासा करते हुए इसे एक सुनियोजित हत्या करार दिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी पति ने अपने ऊपर चढ़े भारी कर्ज को चुकाने और पत्नी सीता के नाम पर कराए गए 15 लाख रुपए के बीमा का पैसा हड़पने की लालच में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बीमा राशि के लालच में किए गए इस खौफनाक अपराध के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पचदेवरा थाना क्षेत्र के फतेहपुर के पास एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस हृदय विदारक हादसे में 2.5 साल के मासूम बच्चे और कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जाँच में हादसे की मुख्य वजह कार की अत्यधिक रफ्तार और चालक को नींद की झपकी आना माना जा रहा है, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। मुरादाबाद के सागर सराय स्थित एक मोमबत्ती गोदाम में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ऐतिहासिक के दौर पर आसपास के सभी रिहायशी मकानों को प्रशासन ने तुरंत खाली करा लिया। हादसे की गंभीरता और आग की भयावहता को देखते हुए मुरादाबाद समेत आसपास के 6 जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई हैं। दमकल कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर भारी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने का प्रयास में जुटे हैं, ताकि घनी आबादी वाले क्षेत्र में किसी बड़ी जनहानि या संपत्ति के नुकसान को रोका जा सके। वाराणसी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ एक गंभीर मामले में केस दर्ज किया है। पातालपुरी पीठाधीश्वर बालक दास के नेतृत्व से संतों की तहरीर पर कोतावली थाने में इन दिनों नेताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। संतों का आरोप है कि संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान साधु वेश धारण कर सनातन परंपरा और साधु समाज का जानबूझकर अपमान किया गया। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को
देखते हुए कानूनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अहता परीक्षा यानी यूपी पेट 2026 की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सुखद खबर सामने आई है। आयोग इसी अगस्त महीने में परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि शासन ने इस बार अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड की वैधता अवधि को बढ़ाकर 1 साल से सीधे 3 साल कर दिया है। इस महत्वपूर्ण फैसले से प्रदेश के लाखों प्रतियोगी युवाओं को बार बार परीक्षा देने के मानसिक और आर्थिक बोझ से बड़ी राहत मिलेगी और वे लंबी अवधि तक राज्य की विभिन्न ग्रुप सी भर्तियों के लिए पात्र बने रहेंगे। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के अभियान में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में एक नया और गौरवशाली कीर्तिमान स्थापित किया है। रोप स्टॉप सोलर एनर्जी स्थापना के मामले में देश के टॉप 100 जिलों की नवीनतम सूची में अकेले उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में अपनी जगह बनाकर सबको चौंका दिया है। इस सूची में प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है, जो राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी अभियान की सफलता और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बढ़ती जागरूकता का स्पष्ट प्रमाण है। सरकार के प्रोत्साहन योजनाओं के कारण अब अधिक से अधिक लोग और ऊर्जा को अपना रहे हैं। राष्ट्रीय समाचारों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने देश भर में जारी विकास कार्यों और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को नई गति प्रदान करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके हिस्से की कर हस्ताक्षरण राशि के रूप में 19,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि समय से पहले ही जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्यों को उनकी अन्य कल्याणकारी योजनाओं को महत्वपूर्ण विकास कार्यों को बिना किसी वित्तीय बाधा के पूरा करने में सक्षम बनाना है। इस राशि के मिलने से राज्यों को अपनी तत्कालीन विकासात्मक आवश्यकताओं और लंबित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी मदद मिलेगी।